हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 10। तो अध्याय 10 क्या है हम लोग का? त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो आइए देखते हैं त्रिभुजों में सर्वांग समता। तो यहाँ पर दिया गया है सर्वांग समता क्या है। तो आइए देखते हैं सर्वांग समता क्या होता है। तो सर्वांग समता के बारे में यहाँ पर दिया गया है कथन। तो आइए पढ़ते हैं पहले इसको। तो चित्र 1 में त्रिभुज को देखें, क्या ये एक जैसे हैं? तो ये जो चित्र हैं, तो यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है, दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ। तो ये एक जैसे हैं। तो आइए एक जैसे हैं बोला गया है। तो एक त्रिभुज पर दूसरे त्रिभुज को रखें तो क्या वे एक दूसरे को ढक लेंगे? यहाँ तो हम देख सकते हैं कि ये एक जैसे नहीं हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग भी कि ये एक जैसे नहीं है। अगर एक त्रिभुज को दूसरे में रखें तो एक ढकेगा नहीं पूरी तरीके से। तो यह क्या हो जाएगा? क्योंकि इनकी भुजाएं बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो इसलिए क्या हो जाएगा? नहीं ढकेगा। तो कैसे पता लगेगा कि दो आकृतियां एक दूसरे को ढक लेगी अथवा नहीं? दिए गए त्रिभुजों के लिए ऐसा तभी होगा जब बिंदु ए और बिंदु डी ये पर बिंदु ये बी किस पर? ई पर और बिंदु सी एफ पर पड़े। यानी कि दो त्रिभुज है, इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो क्या होना चाहिए? बिंदु ए जो है किस पर? बिंदु डी पर होना चाहिए। और बिंदु बी किस पर? ई पर होना चाहिए। और बिंदु सी किस पर? एफ पर होना चाहिए, तभी ढकेगा एक दूसरे को। तो ऐसा तभी होगा जब त्रिभुज की सभी भुजाएं व सभी कोण बराबर हों, यानी जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हों। तो सर्वांगसम होने का अर्थ है सभी अंग समान होना। तो ये याद रखेंगे, सर्वांगसम होने का अर्थ क्या है? सभी अंग समान होना। ऐसी आकृतियां जिनके सभी अंग समान हों एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेती हैं, तो क्या कहलाएगा? वह सर्वांग समता। तो ऐसी दो आकृतियां जो एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक ले क्या कहलाएगी? सर्वांग सम कहलाएगी। और इस गुण को क्या कहेंगे? सर्वांग समता कहेंगे। तो ये समझ गए। तो त्रिभुज के संदर्भ में सभी अंग समान होने का अर्थ है कि उनके भुजाओं एवं कोण दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा एवं कोण समान होना चाहिए। तो त्रिभुज में सर्वांगसम होने के लिए क्या होना चाहिए? सभी भुजा एवं कोण दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा एवं संगत कोण के समान होना चाहिए। तो इस तरह हम चतुर्भुज एवं पंचभुज आदि के सर्वांग समता भी बता सकते हैं। तो ये समझ गए होंगे कि सर्वांग सम कब होंगे। तो ये हो गया। तो आइए देखते हैं अब आगे जो है वृत्त वर्ग एवं आयत में सर्वांगसम। तो वृत्त में क्या होना चाहिए सर्वांगसम होने के लिए? उसकी त्रिज्या बराबर होना चाहिए। और वर्ग में क्या होना चाहिए? उनके संगत कोण और भुजाएं। और आयत में भी संगत कोण और भुजाएं बराबर होना चाहिए, तब वे सर्वांगसम होंगे। तो ये समझ गए कि दो आकृतियां एक दूसरे के सर्वांगसम कब होगी? जब उनकी संगत भुजाएं यानी कि बहुभुजों में संगत भुजाएं और उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए और वृत्त में उनकी त्रिज्याएं बराबर होने चाहिए, तभी सर्वांगसम होंगे वे दोनों आकृतियां। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो जैसे मान लेते हैं ये दो आकृतियां हैं ए बी सी डी और पी क्यू आर एस हैं। तो ये दो आयत हैं मान लेते हैं। कौन कौन सा? ए बी सी डी एक वर्ग है और दूसरा जो चित्र है वो भी वर्ग है। कौन सा? पी क्यू आर एस। ये दोनों सर्वांगसम होंगे यदि इनके जो सभी भुजाएं आपस में बराबर हों। जैसे ए बी किसके बराबर होगा? पी क्यू के बराबर। और पी बी बी सी किसके बराबर होगा? क्यू आर के बराबर। और सी डी किसके बराबर होगा? आर एस के बराबर, यानी कि संगत भुजाएं। और उसी तरीके से डी ए किसके बराबर? एस पी के बराबर होगा, तब क्या होगा? सर्वांग सम होगा। चूंकि ये क्या है? एक वर्ग है, ये दोनों
वर्ग हैं तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो क्या हो जाएगा, यदि ए बी और पी क्यू बराबर हैं तो ये दोनों आकृति है, यानी कि ये दोनों वर्ग भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, क्या है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, तो ए बी और पी क्यू होगा तो क्या होगा, सर्वांगसम होगा। यानी कि बहुभुजों में क्या होना चाहिए, उसकी संगत भुजा और संगत कोण बराबर होना चाहिए, बराबर बराबर माप के। जैसे मान लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये 2 सेंटीमीटर यानी कि ये दूसरा भुजा 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी होगा बराबर। अब देखते हैं वृत्त में, दो वृत्त के सर्वांगसम हैं यदि उनकी त्रिज्या समान हो। तो इससे पहले मैं बताया कि यदि दो वृत्त कब सर्वांगसम होंगे, जब उनकी त्रिज्याएं समान होंगी। तो ये पहला जो वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है कि O1A और दूसरी आकृति ये है, इसकी त्रिज्या कौन सा है, O2B है। यदि O1A और O2B बराबर होगा तो क्या होगा, ये दोनों वृत्त सर्वांगसम होगा। तो ये समझ गए। अब इसी तरीके से और जो चित्र है 5 में, तो ये दो आयत है, तो आयत क्या है, ABCD है और PQRS है। तो यहाँ पर इसी प्रकार दो आयत सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं, संगत आसन भुजाएं की माप बराबर हो। तो आसन भुजाएं, पहला जो आयत है जिसमें आसन भुजाएं कौन कौन सा होगा, AB और ये BC आसन होगा। उसी तरीके से दूसरा जो आयत है PQ और R, ये सॉरी QR आसन भुजाएं होगा दूसरा आयत में। तो यदि ये बराबर हैं तो क्या होगा, समान होगा। तो यानी कि AB इज इक्वल टू PQ, AB इज इक्वल टू PQ और कौन सा BC इज इक्वल टू QR, या ये AD इज इक्वल टू PS, ये बराबर होगा तो क्या होगा, आयत सर्वांगसम होगा। तो ये समझ गए। तो आइए देखते हैं अब आगे त्रिभुजों के सर्वांग समता। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता, ज्यामिति में त्रिभुज सबसे कम रेखाखंडों से बनी बंद आकृति है। तो ज्यामिति क्या है, ज्यामिति में त्रिभुज सबसे कम रेखाखंडों से बनी बंद आकृति है। सभी बहुभुज त्रिभुज से ही बने होते हैं, इसलिए त्रिभुजों की सर्वांग समता पहचानना बहुभुजों की सर्वांग समता जांचने के लिए उपयोगी है। तो बहुभुजों की सर्वांग समता को पहचानने के लिए क्या जानना जरूरी है, त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो हम जानते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि उनकी संगत भुजाएं एवं संगत कोणों की माप बराबर हों। तो दो त्रिभुज कब सर्वांगसम होंगे, यदि उनकी संगत भुजा एवं संगत कोण की माप बराबर हों। तो आइए देखते हैं आगे। तो आगे है त्रिभुजों के अवयवों में संगतता। त्रिभुजों के अवयवों में संगतता, तो यहाँ देखते हैं दो त्रिभुज ABC और PQR देखें, इनमें यदि AB को PQ के संगत माने बाकी अंक तालिका में दिए गए हैं। तो ये दो त्रिभुज ABC और PQR है, तो जिसमें AB को किसके संगत, PQ के संगत, ये AB को किसके संगत, ये PQ के संगत मान लिए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं संगत भुजाएं बताया गया है तालिका में। AB का संगत कौन है, PQ है। उसी तरीके से BC जो भुजा है उसके संगत कौन है, QR है, ये BC संगत QR। और उसी तरीके से AC का संगत कौन है, PR, तो AC संगत PR, ये हो गया। अब संगत कोण देखते हैं A, तो A का संगत कोण कौन होगा, P होगा। तो A का संगत कोण P है। और उसी तरीके से ये B है, इसका संगत कोण कौन होगा, ये होगा Q, तो B का संगत कोण Q, ये हो गया। और आगे जो है कोण C का संगत कौन होगा, कोण R होगा। तो ये संगत पहचान लेंगे। और उसी तरीके से शीर्ष, A का संगत शीर्ष कौन होगा, P होगा। अब B का संगत शीर्ष Q होगा और C का संगत शीर्ष R होगा। तो ये अवयव हैं, तो ये याद रखेंगे। ये जो है दोनों एक रेखा है जिसके दोनों तरफ एरो का चिन्ह लगा है, तो इसे संगतता प्रदर्शित करता है। वाह, ये इक्वल, फिर उसके ऊपर इस तरीके से छोटा सा लहराता हुआ ये जो चिन्ह है, ये सर्वांग समता का संबंध बताता है। तो ये सर्वांगसम का चिन्ह है और ये संगतता का चिन्ह है, तो ये भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, यदि दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांगसम है, यानी कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम PQR, तो
यदि क्या है, ये दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर सर्वांगसम हैं, तो यानी कि इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी ये सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, तो क्या होगा ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ए सी इज इक्वल टू पी आर, और कोण ए इज इक्वल टू कोण पी, कोण बी इज इक्वल टू कोण क्यू, और कोण सी इज इक्वल टू कोण आर। तो यहाँ पर क्या संगत भुजा और संगत कोण क्या है, बराबर होना चाहिए। तो त्रिभुज बी सी ए सर्वांगसम त्रिभुज क्यू आर पी, इसे त्रिभुज सी ए बी सर्वांगसम त्रिभुज आर पी क्यू भी लिख सकते हैं। किसको, इसको। तो ये याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। तो आगे है, हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी सी ए अथवा त्रिभुज सी ए बी एक ही हैं ये तीनों। इसी तरीके से त्रिभुज बी सी ए और त्रिभुज क्यू आर पी सर्वांगसम लिख सकते हैं, परंतु हम इसे इस प्रकार नहीं लिख सकते। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज आर क्यू पी। कहने का अर्थ यहाँ एक हुआ कि एक बार फिर से देखते हैं। जैसे त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी मान लीजिए है, और त्रिभुज ए बी सी, तो इसको क्या लिख सकते, त्रिभुज बी सी ए या सी ए बी एक ही है। और आगे बोल रहा है त्रिभुज बी सी ए, त्रिभुज क्या है, बी सी ए, यानी कि बीच वाला पॉइंट कौन सा है, ये है। फिर आगे देखते हैं क्यू आर पी, तो ये क्यू आर पी कौन सा कोण, ये कोण। तो ये दोनों देख रहे हैं कि इन दोनों में संगत कौन है। यहाँ पर बीच में सी था, तो सी का संगत कौन है, आर है। तो ये दोनों क्या है, सर्वांगसम लिख सकते हैं, परंतु हम इसे इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं। कैसे, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, तो कोण कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो त्रिभुज ए बी सी तो सर्वांगसम त्रिभुज आर क्यू पी, त्रिभुज कौन सा, आर क्यू पी, तो आर क्यू पी कौन सा कोण, ये कोण। क्या ये वाला कोण और ये कोण संगत है, हाँ, तो ये क्या है, संगत है। लेकिन आगे देखते हैं क्या होगा। तो या बी सी ए, या क्या बी सी ए कौन सा, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, बी से, तो बी सी ए, और दूसरा में कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आर से, तो आर पी क्यू, आर पी क्यू, तो अलग अलग शीर्ष से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए सर्वांगसम नहीं होंगे। इसमें संगत शीर्ष ए है, तो इसमें ए का संगत शीर्ष कौन होना चाहिए, पी होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दिया है, संगत शीर्ष आर दिया है, तो इसीलिए सर्वांगसम नहीं हुआ। और कोण तो बराबर है, संगत है, जैसे यहाँ बी है तो यहाँ क्यू है, तो यहाँ बी है तो यहाँ क्यू है, लेकिन यहाँ शीर्ष पहले त्रिभुज में सी शीर्ष लिया है, तो शीर्ष यहाँ क्या होना चाहिए, सी शीर्ष लिया है तो यहाँ आर शीर्ष होना चाहिए, लेकिन शीर्ष कौन सा दिया है, इसमें पी दिया है, तो संगत शीर्ष भी बराबर होना चाहिए, तो इसीलिए ये सर्वांगसम नहीं है। तो ये समझ गए होंगे अब। लेकिन यहाँ पर क्या बोला था पहले, त्रिभुज यहाँ इसमें, तो ये बी सी ए और क्यू आर पी, तो यहाँ देखते हैं बी सी ए, तो ये शीर्ष लिया था पहले, तो इसमें भी बी का संगत शीर्ष कौन होगा, क्यू, तो यहाँ भी क्या है, क्यू से स्टार्ट है, और बीच में कौन है, सी है, तो यहाँ पर क्या है, सी ये, तो इसमें कौन सा, आर, तो सी और आर भी संगत हैं। उसी तरीके से यहाँ ए का संगत कौन होगा, पी, तो वो भी शीर्ष भी संगत हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग सर्वांगसम लिख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, शीर्ष सर्वांगसम नहीं है। ए का सर्वांगसम कौन होना चाहिए, पी होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दिया है, आर दिया है, तो इसलिए सर्वांगसम नहीं है। तो ये याद रखेंगे। तो आगे है, त्रिभुजों की सर्वांगसमता में शीर्षों कोणों का क्रम को सही प्रकार से लिखना आवश्यक है, तो ये भी याद रखेंगे। संगत भुजा संगत कोण तो बराबर होते ही हैं, साथ ही उसके संगत शीर्ष को भी एक ही क्रम में लिखा होना चाहिए, यानी कि संगत शीर्ष भी समान होना चाहिए, यानी कि एक ही शीर्ष से, यानी कि संगत शीर्ष होना चाहिए। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भागों के लिए संक्षेप में संगत त्रिभुज संगत भाग, तो ये याद रखेंगे। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भागों, तो इतने को संक्षेप में क्या लिख सकते हैं, संगत त्रिभुज संगत भाग लिखा जाता है। इसी को क्या लिखा जाता है, CPCT भी लिखते हैं।
तो यानी कि कोरिस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है किसका, इसका कोरिस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का शॉर्ट फॉर्म क्या है, CPCT। तो ये याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे, कैसे जांचे त्रिभुज की सर्वांग समता। अब त्रिभुज की सर्वांग समता जांचने का ये नियम है। तो आइए देखते हैं क्या है नियम। तो देखते हैं, क्या सर्वांग समता पहचानने के लिए त्रिभुज के सभी अंगों की बराबरी दिखाना जरूरी है। हम आगे त्रिभुज के सर्वांग समता की कसौटियों को गणितीय तरीके से पता करने का प्रयत्न करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला। तो पहला जो है सर्वांग समता के जो नियम के लिए ये 3 जो दिया है, ये देखते हैं क्या है। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, तो पहला क्या है, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट। तो आइए देखते हैं, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण बराबर हों। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता क्या है, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण, एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा और उनके अंतर्गत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी क्या कहलाएंगे, ये भुजा कोण भुजा से सर्वांगसम होंगे। यानी कि भुजा कोण भुजा, तो दो भुजा है एक कोण है, तो ये बराबर होना चाहिए, यानी कि उनके अंतर्गत या संगत भुजा और संगत कोण बराबर होना चाहिए, तभी ये भुजा कोण भुजा सर्वांग समता होगा। तो ये हो गया पहला नियम। जैसे यहाँ पर देखते हैं पहला, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता देखें, जिसमें क्या होना चाहिए, एक त्रिभुज का दो भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो भुजा और एक कोण के माप के बराबर होना चाहिए, तब वे दोनों त्रिभुज भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से सर्वांगसम होंगे। जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज ABC है जिसमें भुजा AB किसके संगत है, PQ के संगत है और ये बराबर होना चाहिए। उसी तरीके से दूसरी जो भुजा है BC, ये दूसरा त्रिभुज PQR के संगत जो भुजा कौन सा है, BC के बराबर होना चाहिए और कोण BC। तो यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, तो ये दो त्रिभुज हैं जिसमें एक भुजा AB दूसरे त्रिभुज का भुजा PQ के बराबर और एक कोण B, तो इसी के संगत ये कोण क्या है Q, तो ये बराबर और BC और यहाँ पर QR ये बराबर रहेगा, तो क्या होगा, भुजा कोण भुजा से सर्वांगसम होगा। तो ये याद रखेंगे। आगे है कोण भुजा कोण सर्वांग समता। तो यहाँ देखते हैं कोण भुजा कोण सर्वांग समता, SAS कॉन्ग्रुएंस। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण व उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत कोण व उनके बीच की भुजा बराबर हों। तो क्या बोल रहा है, कोण भुजा कोण सर्वांग समता, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण व उनके बीच की भुजा, तो क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज के दो कोण, तो यहाँ देख रहे हैं दो कोण है और एक भुजा है, तो यहाँ दो त्रिभुज के दो कोण व उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत कोण व उनके बीच की भुजा के बराबर हो। तो यह कौन सा नियम कहलाएगा, कोण सर्वांग समता, कोण नियम से सर्वांगसम होंगे दो त्रिभुज। तो आइए देखते हैं चित्र में, जैसे ये चित्र है तो इसमें देख रहे हैं, तो क्या है, कोण भुजा कोण सर्वांग समता, तो एक त्रिभुज ABC है दूसरा त्रिभुज PQR है, तो ये सर्वांगसम कब होंगे, जब इसमें से एक कोण, ये कोण B ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी संगत कोण Q ये होगा, B का संगत Q होगा, तो ये बराबर, और भुजा, तो ये एक भुजा BC, तो इस दूसरे त्रिभुज का संगत भुजा कौन होगा, QR होगा, ये बराबर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, और एक तीसरा कोण C ले रहे हैं, तो इसका C का संगत कोण कौन होगा, R होगा, तो ये बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से ये कोण भुजा कोण सर्वांग समता, तो ये जो है यहाँ पर भी आ सकता है, जैसे कोण ये बराबर, तो ये भुजा और ये कोण हो, अगर लेंगे तो इसमें क्या लेंगे, ये कोण ये भुजा और ये कोण लेंगे,
ये बराबर होना चाहिए। उसी तरीके से अगर ये कोण लेंगे और ये भुजा और ये कोण लेंगे, वैसे ही तो यहाँ पर ये वाला कोण, ये कोण और ये भुजा, तो ये भुजा और ये कोण बराबर रहेगा, तब भी क्या होगा, कोण भुजा कोण सर्वांग समता। तो ये याद रखेंगे, कोण भुजा कोण सर्वांग समता क्या होता है। तो कोण भुजा कोण सर्वांग समता क्या होता है, दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, यानी कि कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से क्या होगा, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण व उनके बीच की संगत भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत कोण व उनके बीच के भुजा बराबर हो। तो ये दूसरा नियम है। और तीसरा है भुजा भुजा सर्वांग समता। तो एस एस कॉन्ग्रुएंस, दो त्रिभुज यानी कि भुजा भुजा सर्वांग समता कब होंगे, दो त्रिभुज में यदि एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के माप के बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो क्या बोला है, दो त्रिभुज दो त्रिभुज में यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो जैसे कि चित्र में देखते हैं यहाँ पर ये भुजा भुजा सर्वांग समता, तो ये दो त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर हैं। तो जिसमें ए बी का संगत कौन होगा, ये पी क्यू होगा दूसरे में, और बी सी का संगत कौन होगा, क्यू आर होगा, और यहाँ सी ए का संगत कौन होगा, आर पी। तो ये बराबर होगा, तब क्या होगा, ये सर्वांगसम होगा। तो ये था 3 नियम। तो ये तीनों नियम आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो आगे है अभिगृहित अभिविचारणा व प्रमेय। तो ये देखते हैं क्या है। तो गणित सीखते समय हम अक्सर कुछ शब्द जैसे अभिगृहित, अभिधारणा, प्रमेय व उत्पत्ति, इन शब्दों को संक्षेप में समझते हैं। तो आइए देखते हैं अभिगृहित, अभिधारणा और प्रमेय। तो अभिगृहित और अभिधारणा दोनों स्वयं सिद्ध होते हैं। क्या है, अभिगृहित और अभिधारणा दोनों स्वयं सिद्ध होते हैं, इन्हें सत्य मानकर आगे बढ़ा जाता है और नए कथनों की रचा व सिद्ध किया जाता है। आमतौर पर तार्किक स्वयं सिद्ध कथन सभी विषयों में इस्तेमाल किए जाते हैं, इन्हें हम अभिगृहित कहते हैं। जैसे ज्यामिति में यूक्लिड के अभिगृहित इस प्रकार हैं, यदि ए बी के बराबर है, क्या बोल रहा है, फिर से एक बार देखते हैं, दोनों स्वयं सिद्ध होते हैं, कौन, अभिगृहित और अभिधारणा, इन्हें सत्य मानकर आगे बढ़ा जाता है, इन्हें क्या मानकर, सत्य मानकर आगे बढ़ा जाता है और नए कथनों की रचना व सिद्ध किया जाता है। आमतौर पर तार्किक स्वयं सिद्ध कथन के सभी विषयों में इस्तेमाल किए जाते हैं, इन्हें अभिगृहित कहते हैं। जैसे ज्यामिति में है, यदि ए बी के बराबर है, क्या बोला है, यदि ए जो है वो बी के बराबर है और ए सी के भी बराबर है तो बी भी सी के बराबर होगा। तो जैसे यहाँ पर ए किसके बराबर, बी के बराबर, और ए जो है सी के बराबर है, तो क्या होगा, बी भी सी के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर ए किसके बराबर है, बी के बराबर, ये बोला गया है यहाँ पर ए किसके बराबर है, ये जो है बी के बराबर, तो ये मैं लिख दिया ए बी के बराबर, और ये जो है सी के बराबर भी है, तो ए जो है किसके बराबर, सी के बराबर है, तो ये मैं लिख दिया, ये ए बराबर सी और ए बराबर बी। तो यहाँ देख रहे होंगे कि लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर होगा, कौन, बी जो है किसके बराबर होगा, सी के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों है, बी और सी किसके बराबर है, क्रमशः दोनों जो है ए के बराबर है, तो ए के बराबर है तो क्या होगा, बी भी किसके बराबर होगा, सी के बराबर, तो बी सी के बराबर होगा। तो यही इसी को बताया है यहाँ पर। तो दूसरा जो है, पूर्ण उसके किसी हिस्से से बड़ा होता है, ऐसे ही कुछ और अभिगृहित लिए जाते हैं। पूरा भाग जो होगा उसके किसी एक भाग से क्या होगा, बड़ा ही होगा, तो यही बोला गया है। आगे है अभिधारणा। तो अभिधारणा कुछ ऐसे स्वयं सिद्ध कथन होते हैं जो किसी विषय से संबंधित होते हैं, सामान्यतः अभिधारणा कहलाते हैं। हालांकि अभिधारणा व अभिगृहित को अक्सर पर्यायवाची मान लिया जाता है। ज्यामिति से संबंधित कुछ अभिधारणा यह है कि दिए गए किन्हीं दो बिंदु में से एक रेखा खींची जा सकती है जिस पर
वे दोनों बिंदु होंगे या किसी रेखाखंड को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ये हो गया। आगे है प्रमेय और उपप्रमेय। वे ऐसे सभी गणितीय कथन जो इन सभी अभिगृहियों, अभिधारणाओं और परिभाषाओं का उपयोग करते हुए तार्किक रूप से सिद्ध किए जाते हैं, प्रमेय कहलाते हैं। तो प्रमेय क्या है? वे सभी गणितीय कथन जो इन सभी अभिगृहित अभिधारणा यानी कि अभिगृहित अभिधारणा और परिभाषाओं का उपयोग करते हुए तार्किक रूप से सिद्ध किए जाते हैं, प्रमेय कहलाते हैं। जैसे किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार अभिगृहित अभिधारणा और प्रमेय का उपयोग करके कुछ और प्रमेय सिद्ध किए जा सकते हैं, इन्हें उपप्रमेय कहा जाता है। तो ज्यामिति में उपप्रमेय और प्रमेय में इतना स्पष्ट विभाजन नहीं है, यह भी कोई एक दूसरे से बदलने का उपयोग किया जा सकता है। तो ये था। तो आगे जो नियम है हम लोग का, ये 3 नियम तो उधर हुआ, और ये है अगला नियम, कोण कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय। अब क्या है? कोण कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत कोण तथा संगत भुजा बराबर हों। तो ये है कोण कोण सर्वांग समता। क्या है? दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों व संगत भुजा के बराबर हों। जैसे यहाँ पर दो त्रिभुज ले रहे हैं, ए बी सी और डी ई एफ है, तो इसमें ये सर्वांगसम देखते हैं। तो दिया है कोण ए, ये कोण ए बराबर कोण डी, उसी तरीके से कोण सी बराबर कोण एफ, और ये रेखा भुजा बी सी इज इक्वल टू ई एफ। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई दोनों आपस में बराबर हैं, तीसरा कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। तो कोण ए इज इक्वल टू कोण डी, कोण ए इज इक्वल टू कोण डी, और कोण सी इज इक्वल टू कोण एफ। तो ये कोण सी इज इक्वल टू कोण एफ, और एक जो भुजा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? कोण बी इज इक्वल टू कोण ई भी होगा। कोण बी इज इक्वल टू कोण ई संगत ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो दो कोण बराबर हैं, तो तीसरा कोण भी क्या होगा? संगत कोण बराबर होगा, क्योंकि भुजा बी सी, ये भुजा बी सी और कोण के बीच का कोण, यहाँ क्या बोल रहा है? बी सी, क्योंकि रेखाखंड बी सी जो है भुजा ये जो भुजा है किसके बीच है? कोण बी और कोण सी के बीच है। ये कोण बी और कोण सी के बीच में है कौन? ये है। तो यहाँ ए एस एस या ए एस ए सर्वांग समता कसौटी का उपयोग करके त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ के सर्वांग समता सिद्ध कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी, यानी कि ये याद रखना है आप लोगों को ये। और आगे है उसी तरीके से समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रमेय। तो क्या है? समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रमेय। तो समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रमेय क्या होता है? आइए देखते हैं। दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण व एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण व संगत भुजा के बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो और इस नियम यानी कि इस नियम अनुसार सर्वांगसम हुए तो क्या कहलाएंगे? वह समकोण कर्ण भुजा, यानी कि जिसमें दो त्रिभुज है जिसमें एक कोण समकोण है, एक कर्ण और एक भुजा बराबर हो तो क्या होगा? वह समकोण सर्वांगसमता नियम से सर्वांगसम होंगे। तो इसको क्या कहेंगे? राइट एंगल हाइपोटेनिस साइड थ्योरम। तो ये है। तो आइए देखते हैं। तो ये आप लोग सिद्ध करके देखेंगे, तो ये बना के देखेंगे आप लोग। तो आज का होमवर्क देख लेते हैं आप लोगों का। तो आज का होमवर्क जो रहेगा आप लोगों का, तो होमवर्क रहेगा आप लोगों का कैसे जांचें त्रिभुज की सर्वांग समता। यानी कि त्रिभुज के सर्वांग समता होने के लिए जो नियम है 1 2 3 और उधर है पीछे 2, उसको यानी कि 5 जो नियम है ये पांचों नियम को आप लोग याद कर लेंगे और लिखेंगे। तो होमवर्क में याद करेंगे और लिखेंगे। तो लिख करके होमवर्क आप लोग बताएंगे, यानी कि लिखना है आप लोगों को। तो होमवर्क में अच्छे तरीके से याद कर लेंगे और लिखेंगे।
तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।